तो देखिए अब इसकी फिर से एक बार बात कर लेते हैं कि जो आयंस हैं और उनके जो कलर ऑफ द फ्लेम है वो क्या है। जैसे पहला है ए कॉपर प्लस टू, तो उसके लिए ग्रीन फ्लेम विद ब्लू कलर आपको ऑब्जर्व होती है। एस आर प्लस टू उसके लिए क्रिम्सन रेड ऑब्जर्व होती है। इसी तरह से बी ए प्लस टू बेरियम प्लस टू एंड उसके लिए एप्पल ग्रीन होती है। अब आप कहेंगे एप्पल ग्रीन कैसे, तो एक्चुअली एप्पल का कलर तो रेड होता है, बट जो ग्रीन कलर की एप्पल है लाइटिश ग्रीन जैसा होता है, वैसा लाइट ग्रीन यहाँ पे आपको दिखाई देगा। और कैल्शियम प्लस टू के लिए ब्रिक रेड है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है क्यूप्रिक सॉल्ट के लिए, तो हम यहाँ पे क्या कह देंगे, कॉपर प्लस टू जो है क्यूप्रिक आयन जो है उसके सॉल्ट्स के लिए ग्रीन फ्लेम विद ब्लू कलर आपको ऑब्जर्व होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे देखिए ध्यान से। तो हम क्या कह देंगे, 10 क्यूप्रिक सॉल्ट्स गिव ग्रीन फ्लेम विद ब्लू सेंटर, हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए कॉपर प्लस टू। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमने सेक्शन ए जो कि मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस थे उनके 1 से 20 तक क्वेश्चंस का आंसर, उनका एक्सप्लेनेशन देखा। अब हम आगे बात करेंगे सेक्शन बी की, जिसमें 10 क्वेश्चन है। तो चलिए सेक्शन बी की शुरुआत करते हैं। सेक्शन बी न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चंस। इसमें हमारे पास इंटीजर टाइप न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन है। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। At 300 Kelvin, a sample of 3 gram of gas A occupies the same volume as 0.2 gram of hydrogen at 200 Kelvin at the same pressure. The molar mass of gas A is dash gram per mole. The nearest integer is। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको जैसा क्वेश्चन देखते समझ में आ रहा है कि ये क्वेश्चन गैसियस स्टेट से पूछा गया है और इसमें आइडियल गैस से रिलेटेड बात की जा रही है। और इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट भी देख लेते हैं जो क्या कह रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कंटिन्यूएशन में ही लिखा गया है कि assume that the behavior of the gases as ideal given the molar mass of hydrogen gas is 2.0 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पे आइडियल गैस से रिलेटेड बात हो रही है, आइडियल गैस की बात हो रही है, जहाँ पे प्रेशर सेम है, वॉल्यूम सेम है। तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी की हेल्प से प्रेशर और वॉल्यूम को सेम मानते हुए हम इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसके आंसर और इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 45। अभी कैसे आया 45 उसको समझते हैं, अच्छे से देखिएगा। वी नो दैट फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। एन जो है वो नंबर ऑफ मोल्स है, तो उसकी जगह अपन डब्ल्यू अपॉन एम डब्ल्यू लिख सकते हैं। सो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा पीवी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय एम डब्ल्यू आर टी। ठीक है, अब क्योंकि आपके पास दो गैसेस हैं, गैस ए और हाइड्रोजन गैस, जिनके लिए प्रेशर भी सेम है और वॉल्यूम भी सेम है। सिंस आइडियल गैस ए एंड हाइड्रोजन गैस हैव सेम प्रेशर एंड सेम वॉल्यूम, देयरफॉर तब दोनों गैसेस के लिए इंडिविजुअली इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, फिर दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो देखिए ध्यान से। तो पहले हम बात करेंगे फॉर गैस ए, क्या हो जाएगा, पी वी ए इज इक्वल टू 3.0 इंटू आर इंटू 300 अपॉन एम डब्ल्यू। सिमिलरली फॉर हाइड्रोजन गैस H2 गैस क्या हो जाएगा, पी वी एच टू इज इक्वल टू 0.2 इंटू आर इंटू 200 अपॉन टू। ठीक है, अब जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रेशर और वॉल्यूम दोनों गैसेस का सेम है, तो क्या हो जाएगा, गिवन दैट पी वी ए इज इक्वल टू पी वी एच टू, मीन्स प्रेशर और वॉल्यूम जो ए के लिए है और वही प्रेशर और वॉल्यूम हाइड्रोजन गैस के लिए है। तो अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, तो देखिए ध्यान से। सो ऑन पुटिंग द वैल्यूज वी गेट, जब हम वैल्यूज पुट कर देंगे दोनों की, तो 3 इंटू आर इंटू 300 अपॉन एम डब्ल्यू इज इक्वल टू 0.2 इंटू आर इंटू 200 अपॉन टू। ठीक है, जब इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे आर आर कैंसिल हो जाएगा, सो एम डब्ल्यू कम्स आउट टू बी 3.0 इंटू 300 इंटू टू अपॉन 0.2 इंटू 200 ग्राम पर मोल। जब इसको अपन फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा एम डब्ल्यू मोलर मास इज इक्वल टू 45 ग्राम पर मोल। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था ये, मॉडरेट कैटेगरी में हम इसको रख सकते हैं। दोनों कंडीशन रख के और फिर आपको इक्वेट करना था हाइड्रोजन गैस के लिए और आइडियल गैस ए के लिए, जिससे आपका आंसर आ जाएगा मोलर मास इज इक्वल टू 45 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्यूशन चैप्टर से एक मॉडरेट क्वेश्चन है जिसमें दो चीजों को एक साथ इन्वॉल्व कर दिया गया है। हेनरी लॉ के साथ कंसंट्रेशन टर्म का तड़का लगा दी, जिससे क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन हो गया है। अदरवाइज ये फिर भी ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही है। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन चैप्टर से। A company dissolves X amount of CO2 at 298 Kelvin temperature in 1 liter of water to prepare soda water। ठीक है, X मोल फ्रैक्शन इज डैश इनटू कितना कह रहा है, X अमाउंट है एक्चुअली, तो X कितना दे रखा है, डैश इनटू 10 की पावर माइनस 3 ग्राम। दिस इज द नियरेस्ट इंटीजर विच यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ X, विच इज नियरेस्ट इंटीजर कितना आएगा।
गिवन क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एट 298 केल्विन टेम्परेचर, दिस इज इक्वल टू 0.835 बार। ठीक है, यहाँ पे आपको सीधी सी बात है, जिसको डिसॉल्व कर रहे हो वो कौन है, CO2 गैस। 1 लीटर वाटर में डिसॉल्व कर रहे हो, 298 केल्विन टेम्परेचर पे डिसॉल्व कर रहे हो, और कितना अमाउंट डिसॉल्व कर रहे हो वो है x। कितना आएगा, डैश इंटू 10⁻³ ग्राम। ओके, और पार्शियल प्रेशर CO2 का गिवन है 298 केल्विन टेम्परेचर पे, वो कितना है 0.835 बार। ओके, अब आगे देखिए, तो अब हम क्या कहेंगे, हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 कितना है, 1.67 किलो बार। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन इज 112 एंड 6 ग्राम पर मोल रेस्पेक्टिवली। इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा 1221, दैट इज 1221। कैसे आया, तो अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो सबसे पहले हमको हेनरी लॉ मालूम होना चाहिए। हेनरी लॉ अप्लाई करेंगे, वहां से मोल फ्रैक्शन डिटरमाइन करेंगे, और मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला यूज करते हुए हम इस एक्स की वैल्यू को आइडेंटिफाई करेंगे। ओके, तो देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले हमने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज गिवन बाय P gas is equal to KH into X gas। P gas क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। KH क्या है, हेनरी लॉ कांस्टेंट। X गैस क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन। ठीक है, अब हमारे पास सारी वैल्यूज हैं, तो सारी वैल्यूज पुट कर दे तो हमारे पास X गैस आ जाएगा। तो देखिए ध्यान से, on putting the values in the above formula we get क्या हो जाएगा, 0.835 is equal to 1.67 into 10 की पावर 3 x CO2। ठीक है, क्योंकि गैस कौन सी है, CO2 है, तो x CO2 आपको आइडेंटिफाई करना है, कितना आएगा, तो x CO2 हो जाएगा 0.835 अपॉन 1.67 इंटू 10 की पावर 3। जब हम इसको डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास x CO2 आएगा 5.0 इंटू 10 की पावर -4। ये जो XCO2 आया, दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2, इसको हम फॉर्मूले में यूज करेंगे। XCO2 का फॉर्मूला, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल यहाँ पे CO2 और वाटर है, तो क्या हो जाएगा, XCO2 इज इक्वल टू NCO2 अपॉन NCO2 प्लस N वाटर। NCO2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, जो हम कैलकुलेट करते हैं मास ऑफ CO2 अपॉन मोलर मास ऑफ CO2, दैट इज WCO2 अपॉन MWCO2। और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, WCO2 अपॉन MWCO2, दिस इज द मोल्स ऑफ द CO2, एंड यहाँ पे हो जाएगा WH2 अपॉन MWH2, मास ऑफ वाटर अपॉन मोलर मास ऑफ वाटर। ठीक है, अब आपके पास मोलर मास CO2 और वाटर का गिवन है, ऑलरेडी आपको पता होता है, CO2 का मोलर मास होता है 44, वाटर का होता है 18। ठीक है, और 1 लीटर ऑफ वाटर है, वाटर की डेंसिटी 1 होती है, तो मास कितना आ गया 1000 ग्राम, तो ये भी आप रख सकते हैं। W वाटर कितना है, WCO2 आपको कैलकुलेट करना है, और XU2 आपके पास ऑलरेडी आपने ऊपर डिटरमाइन कर लिया है 5.0 इंटू 10 की पावर -4। ओके, तो वैल्यूज पुट करते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या आंसर आएगा। तो इस प्रकार हम जब सारी वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 5.0 इंटू 10 की पावर -4 इज इक्वल टू WCO2 अपॉन 44, WCO2 अपॉन 44 प्लस 1000 अपॉन 18। इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो WCO2 हमारे पास आएगा 1.2222 ग्राम, और 1222.2 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम। सो जो x है हमारे पास, x इज इक्वल टू WCO2 which comes out to be 1222, that is 1222.2 into 10 की पावर -3 ग्राम। तो जो डैश है जो आपसे पूछा गया था वो हो जाएगा 1222। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 केमिकल इक्विलिब्रियम पे बेस्ड एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। मैं कहूंगा पूरे पेपर का सबसे अच्छा क्वेश्चन यही था, जिसमें उन्होंने दो कंसेप्ट को एक साथ यूज किया है और इस क्वेश्चन को बनाया है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 केमिकल इक्विलिब्रियम से क्या कहता है ये, PCl5 डिसोसिएट एज PCl5 गैसियस गिव्स PCl3 गैसियस प्लस Cl2 गैसियस। ठीक है, इसके लिए आपको क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से। 5 moles of PCl5 were placed in a 200 liter of vessel which contains 2 moles of N2। ठीक है, and and it is maintained at 600 Kelvin temperature। ठीक है, PCl5 का डिसोसिएशन कराना है, 600 केल्विन टेम्परेचर पे हो रहा है, और 2 मोल्स ऑफ N2 उस वेसल के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है। द इक्विलिब्रियम प्रेशर इज 2.46 atm। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp फॉर द डिसोसिएशन ऑफ PCl5 इज डैश इनटू 10 की पावर -3। नियरेस्ट इंटीजर के फॉर्म में आपको आंसर देना है। ठीक है, और क्या कह रहा है इसके साथ में, इसके साथ में एक बात और कह रहा है कि गिवन इज दिस R इज इक्वल टू 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स मोन इनवर्स एज्यूम आइडल गैस बिहेवियर। ठीक है, तो आपको क्या करना है यहाँ पे, फिजिकल इक्विलिब्रियम की जब हम बात करते हैं, होमोजीनस गैसियस इक्विलिब्रियम की जो बात कर रहे हैं, वहां पे आपको
Kp की वैल्यू पुट करनी है, Kp पे पार्शियल प्रेशर की वैल्यू पुट करनी है। अब आप कहोगे पार्शियल प्रेशर आएगा कहाँ से? तो पार्शियल प्रेशर आएगा आइडियल गैस इक्वेशन में Pv इज इक्वल टू nRT की हेल्प से। तो Pv इज इक्वल टू nRT की हेल्प से आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे और वहां पे जो प्रेशर आप पुट करोगे वहां पे आपको नंबर ऑफ मोल्स की जो रिक्वायरमेंट होगी वो आएगा डिसोसिएशन से, और उसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 को भी इंक्लूड करते हुए चलना है। तो चलिए स्टूडेंट्स इसके आंसर और इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 1107, दैट इज 1107। अब इसका एक्सप्लेनेशन समझते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या पता है, जो क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है कि PCl5 गैसियस डिसोसिएट होगा और PCl3 प्लस Cl2 बनाएगा। तो इनिशियली जब हम टाइम t इज इक्वल टू 0 पे बात करें तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, 5 मोल्स किसके, PCl5 के। और क्योंकि अभी तक रिएक्शन की शुरुआत नहीं हुई है तो PCl3 और Cl2 के मोल्स होंगे 0 0। अब जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा टाइम t पे तो उस समय नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, तो हम क्या कह देंगे, तो हम कह देंगे नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम व्हिच इज टाइम t क्या हो जाएगा 5 माइनस अल्फा अल्फा अल्फा। दिस 5 माइनस अल्फा इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PCl5, अल्फा एंड अल्फा आर द मोल्स ऑफ PCl3 एंड CO2। गिवन क्या है क्वेश्चन में, 2 मोल्स ऑफ N2 गैस वाज प्रेजेंट एज इनर्ट गैस। इनर्ट गैस के रूप में 2 मोल्स ऑफ N2 प्रेजेंट है, तो हम बोल देंगे NN2 कितना आ गया, 2 मोल्स। ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम विल बी कितना आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो आपको क्या करना है, PCl5 PCl3 और Cl2 और N2 चारों के मोल्स को ऐड कर देने हैं, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो देखिए कैसे, तो हम क्या कह देंगे कि n टोटल क्या आएगा, NPCl5 NPCl3 NCl2 and NN2। तो n टोटल आ जाएगा 5 माइनस अल्फा मोल्स ऑफ PCl5 अल्फा अल्फा मोल्स ऑफ PCl3 and Cl2 and 2 which is the moles of nitrogen। तो सॉल्व कर लिया, n टोटल आ गया आपके पास 7 प्लस अल्फा। ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए, प्रेशर वॉल्यूम सब कुछ गिवन है तो पुट कर देंगे। सो वी नो दैट फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, क्या जानते हैं हम आइडियल गैस इक्वेशन से, we know that PV is equal to nRT, pressure volume number of moles gas constant R और temperature T सारी वैल्यू गिवन है। तो वैल्यूज एक बार पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, प्रेशर है 2.46 atm, वॉल्यूम है 200 लीटर, नंबर ऑफ मोल्स है 7 प्लस अल्फा, R है गैस कांस्टेंट 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर कैलिन इनवर्स मोल इनवर्स, टेम्परेचर T है 600 केल्विन। तो सारी वैल्यूज पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 7 प्लस अल्फा इज इक्वल टू 492 अपॉन 49.2। इसको डिवाइड कर लिया तो आंसर आ गया 10। तो 7 प्लस अल्फा इज इक्वल टू 10, अल्फा इज इक्वल टू 10 माइनस 7, सो अल्फा कम्स आउट टू बी 3। अब आपके पास अल्फा की वैल्यू आ गई तो आप PCl5 PCl3 और Cl2 तीनों के मोल्स जो अल्फा के टर्म्स में दे रखे हैं वो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो देखिए ध्यान से, तो आप क्या कहेंगे, सबसे पहले NPCl5 कितना है, 5 माइनस अल्फा विच इज 5 माइनस 3, सो इट कम्स आउट टू बी 2 मोल्स। NPCl3 इज इक्वल टू NCl2 विच इज अल्फा, सो कितना आ गया 3 मोल्स। तो n टोटल कितना आया, 7 प्लस अल्फा विच इज 7 प्लस 3, सो इट कम्स आउट टू बी 10 मोल्स। अब आपके पास इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के भी मोल्स आ गए, PCl3 PCl5 और N2 और Cl2। ठीक है। और आपके पास टोटल मोल्स भी आ गए विच इज 10। तो अब आप पार्शियल प्रेशर तीनों कंपोनेंट्स का कैलकुलेट कर सकते हो, PCl5 PCl3 और Cl2 कैसे आएगा। तो सबसे पहले बात करें पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 विच विल बी गिवन एज, कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो PCl5 इज इक्वल टू n PCl5 n टोटल इनटू P इक्विलिब्रियम, PCl5 के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स इनटू टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 P PCl5 कितना आ जाएगा, 2 अपॉन 10 इंटू 2.46 atm। सिमिलरली इसी तरह से ही जो है हम पार्शियल प्रेशर PCl3 और Cl2 का भी कैलकुलेट कर लेंगे। सो सिमिलरली द पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 एंड Cl2 विल बी गिवन एज, तो सबसे पहले PCl3 पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 क्या आएगा, PCl3 के मोल्स एंड PCl3 अपॉन टोटल मोल्स एंड टोटल इनटू टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम P इक्विलिब्रियम। तो वैल्यूज पुट कर देंगे तो PCl3 आ जाएगा 3 अपॉन 10 इंटू 2.46 atm। सिमिलरली पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 PCl2 कितना आएगा, Cl2 के मोल्स एंड Cl2 अपॉन n टोटल टोटल नंबर ऑफ मोल्स इनटू टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम P इक्विलिब्रियम। ओके, वैल्यूज पुट कर देंगे तो हो जाएगा PCl2 दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 इज इक्वल टू 3 बाय 10 इंटू 2.46 atm। ठीक है। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp ऑफ द अबव गैसियस होमोजेनियस इक्विलिब्रियम विल बी गिवन एज, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp का फॉर्मूला क्या होता है होमोजेनियस गैसेस इक्विलिब्रियम के लिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट कौन है, PCl3 और Cl2, रिएक्टेंट कौन है, PCl5। तो हम Kp को कैसे डिनोट करेंगे, कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो Kp को हम लोग लिख देंगे PPCl3 दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 into PCl2 partial pressure of CO2 Cl2 upon PPCl5 that is partial pressure of PCl5। तो Kp क्या आएगा, 3 upon 10 into 2.46 atm।
3/10 into 2.46 atm अपॉन 2/10 into 2.46 atm। जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास kp की वैल्यू आ जाएगी एंड दैट कम्स आउट टू बी 1.107 atm। तो kp आ जाएगा 1107 into 10 की पावर -3 atm। तो जो डैश जो फिलअप आपसे पूछा गया था, वो वैल्यू आपसे पूछी गई थी, वो है 1107। ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए स्टूडेंट्स अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है और इस बार बहुत ही इजी क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से पूछा गया है। स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, वैल्यू रखते ही सीधा आंसर आएगा, बिल्कुल भी इसमें टाइम नहीं लगेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग 0.01 एम KCl solution at 298 Kelvin temperature is 1750 ohm. If the conductivity of 0.01 m KCl solution at 298 Kelvin temperature is 0.152 into 10 to the power -3 Simon centimeter inverse, then the cell constant of the conductivity cell is dash into 10 की पावर -3 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके सामने। तो आपको क्या करना है, जो कंडक्टिविटी सेल है उसका सेल कांस्टेंट निकालना है। इसके लिए आपको कंडक्टिविटी दे रखी है, कंसेंट्रेशन आपको मालूम है, टेम्परेचर गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है। ठीक है, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। कैसे इसका आंसर आएगा देखिए जरा, कैसे इसका सॉल्यूशन आएगा, तो बात करते हैं उसी की। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 266। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो सीधी सी बात है, हमको किसी सेल के लिए कंडक्टिविटी, सेल कांस्टेंट और रेजिस्टेंस में रिलेशन मालूम होना चाहिए। तो रिलेशन क्या है, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट अपॉन रेजिस्टेंस। कंडक्टिविटी को हम डिनोट करते हैं K से, रेजिस्टेंस को डिनोट करते हैं R से, और सेल कांस्टेंट हो जाएगा सो K इज इक्वल टू 1/R इंटू सेल कांस्टेंट। तो सेल कांस्टेंट क्या हो जाएगा, K इंटू R। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। तो सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू K इंटू R, वैल्यू पुट कर दिया तो सेल कांस्टेंट आ गया 0.152 इंटू 10 की पावर -3 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स इंटू 1750 ओम। तो साइमन से ओम कैंसिल हो जाएगा, सो इट कम्स आउट टू बी सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू 266 इंटू 10 की पावर -3 सेंटीमीटर इनवर्स। 10 की पावर -3 ऑलरेडी गिवन है, तो आपका जो फिलअप है, जो डैश है, वो आंसर आ जाएगा सेल कांस्टेंट का 266। ओके स्टूडेंट्स, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5 की। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ये एक तरह से थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। ये सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, एड्सॉर्प्शन के ऊपर बेस्ड है, पर इसमें थोड़ा सा जो है वो आयनिक इक्विलिब्रियम का भी तड़का लगाया गया है, जिससे क्वेश्चन का थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो गया है थोड़ा सा ये, और थोड़ी सी इसमें दो डिफरेंट अप्रोच भी यूज की गई है। क्योंकि यहाँ पे जो है डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं मांगा गया है, कुछ और कंडीशन के साथ आंसर मांगा गया है। तो एक तरह से मैं कह सकता हूँ ये डिफिकल्ट की कैटेगरी में आना चाहिए क्वेश्चन। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। When 200 ml of 0.2 m acetic acid is shaken with 0.6 gram of wood charcoal, the final concentration of acetic acid after adsorption is 0.1 m. The mass of acetic acid adsorbed per gram of carbon is dash gram. अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपके पास एसिटिक एसिड का एक 0.2 m और 200 ml का एक सॉल्यूशन है, जिसको आपने वुड चारकोल के साथ शेकन किया। तो 0.6 ग्राम वुड चारकोल लिया आपने, तो आपने ये देखा कि एसिटिक एसिड की कंसेंट्रेशन आफ्टर एब्जॉर्प्शन कितनी हो गई, 0.1 m। वॉल्यूम वही है 200 ml, लेकिन कंसेंट्रेशन आफ्टर एब्जॉर्प्शन कितनी आ गई, 0.1 m। अब आपको बताना है कि एसिटिक एसिड का कितना मास एब्जॉर्ब्ड हुआ पर ग्राम ऑफ कार्बन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर और एक्सप्लेनेशन कैसे आएगा उसकी बात करें, तो देखिए ध्यान से। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको क्या करना होगा, पहले बता दूं मैं, इस क्वेश्चन का आंसर है 2। इसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले एसिटिक एसिड के इनिशियल मोल्स निकालने होंगे, फिर एसिटिक एसिड के फाइनल मोल निकलेंगे, फिर उस इनिशियल में से फाइनल को माइनस करेंगे तो आपके पास एसिटिक एसिड के मोल्स एब्जॉर्ब्ड आएंगे, फिर वहां से मास एब्जॉर्ब्ड आएगा, और फिर वहां से मास एब्जॉर्ब्ड पर ग्राम ऑफ चारकोल कितना आएगा उसको अप्रोच करेंगे हम। ठीक है, उसको देखेंगे हम। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, सबसे पहले मास ऑफ वुड चारकोल कितना है, 0.6 ग्राम। इनिशियल मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड N1 कितना आ गया, M1V1। तो N1 क्या आएगा, M1V1। मोलैरिटी गिवन है, वॉल्यूम इन लीटर है, यहाँ पे ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, वॉल्यूम किस में है, लीटर में। तो आप क्या कह देंगे, N1 कितना आया, 0.2 m, दिस इज मोलैरिटी, एंड 200 अपॉन 1000, दिस इज वॉल्यूम इन लीटर, और मल्टीप्लाइंग इट वी गेट 0.04 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड। ये आपके पास आ गए इनिशियल मोल्स जो एसिटिक एसिड के हैं। अब हम बात करेंगे फाइनल मोल्स की। ठीक है, और फाइनल मोल्स कहां से आएंगे, आपके पास जो आएंगे एड्सॉर्प्शन के बाद, वो कितना हो गया, तो फाइनल मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड N2 विल बी M2V2। N2 कैसे आएगा, M2 क्वेश्चन में गिवन है 0.1, V2 वॉल्यूम सेम है तो 200 अपॉन 1000, क्योंकि ml में है, सो 1000 से डिवाइड किया तो ये लीटर में हो गया। ओके, सो मल्टीप्लाइंग इट वी गेट 0.02 मोल्स। ये क्या आ गया आपके पास, फाइनल मोल्स आफ्टर एड्सॉर्प्शन। तो कितने मोल्स एड्सॉर्ब्ड हुए, so the number of moles of acetic acid adsorbed is equal to
initial moles minus final moles. Initial moles is N1, final moles is N2. So N1 minus N2 आपका आंसर आ जाएगा. N1 कितना है? अभी आपने ऊपर कैलकुलेट किया 0.04. फाइनल मोल कितना है? 0.02 माइनस कर दिया, कितना आ गया? 0.02 मोल्स. ये आ गए जो एसिटिक एसिड के मोल्स एड्सॉर्ब्ड हुए हैं. ठीक है. अब इस मोल्स की हेल्प से आपको क्या करना है? एसिटिक एसिड का मास निकालना है. ओके, फॉर्मूला आप सभी जानते हैं. कैसे कैलकुलेट करेंगे मास ऑफ एसिटिक एसिड एड्सॉर्ब? तो फॉर्मूला क्या है? W इज इक्वल टू N इंटू MW, मोल्स इंटू मोलर मास. ठीक है. तो W क्या आ जाएगा? 0.02 मोल्स. ऊपर कैलकुलेट कर लिया हमने. और मोलर मास कितना है? 60 ग्राम पर मोल. सो मोलर मास ऑफ CH3COH एसिटिक एसिड इज 60 ग्राम पर मोल, जो कि आप हमने पुट कर दिया. सो मल्टीप्लाई किया 0.02 को 60 से, तो W आ गया हमारे पास 1.2 ग्राम. अब ज्यादातर लोगों का आंसर यहाँ पे ये आया होगा 1.2 ग्राम. बट प्रॉब्लम ये है कि आपको डायरेक्ट ये मास नहीं कहा गया. आपसे पूछा है पर ग्राम ऑफ चारकोल कितना मास एड्सॉर्ब्ड हुआ. तो देखिए इसको कैसे करेंगे आगे. तो हम क्या कह देंगे? मास ऑफ एसिटिक एसिड एड्सॉर्ब्ड पर ग्राम ऑफ चारकोल कितना आएगा? W इज इक्वल टू मास ऑफ एसिटिक एसिड एड्सॉर्ब्ड अपॉन मास ऑफ वुड चारकोल. जो एसिटिक एसिड का मास एड्सॉर्ब्ड हुआ है उसको आप डिवाइड कर दोगे मास ऑफ वुड चारकोल से, जो क्वेश्चन में गिवन है. तो अभी आपने देखा 1.2 ग्राम तो एसिटिक एसिड का मास एड्सॉर्ब्ड है वो आया. मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई करने के बाद, और मास ऑफ वुड चारकोल कितना गिवन है? 0.6 ग्राम. डिवाइड कर दिया तो आपके पास W आ गया 2 ग्राम. ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपका आंसर W आ गया 2 ग्राम, जो कि है मास ऑफ एसिटिक एसिड एड्सॉर्ब्ड पर ग्राम मास ऑफ वुड चारकोल. ओके, दिस इज 2. सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2. अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6. ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है मेटलर्जी चैप्टर से. स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. अगर आपको थोड़ा सा भी और का नॉलेज है, मिनरल्स का आइडिया है, फॉर्मूला पता है, तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है देखिए. आपके पास कुछ ओर्स के, कुछ मिनरल्स के नाम गिवन है. देखिए क्या क्या है वो. ए बेराइट, बी गैलेना, सी जिंक ब्लेंड एंड डी कॉपर पायराइट्स. आपको बताना है हाउ मेनी ऑफ दीज मिनरल्स आर सल्फाइड बेस्ड. सल्फाइड बेस्ड मिनरल्स कौन से हैं? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 3. अब इसका एक्सप्लेनेशन देखिए कैसे. तो सीधी सी बात है, मैं इन सभी ओर्स के आपको फॉर्मूला बताऊंगा. फॉर्मूला बताते ही आप बता देंगे कि कितने सल्फाइड बेस्ड मिनरल्स हैं और कितने सल्फाइड बेस्ड मिनरल नहीं है. तो देखिए इन सबके फॉर्मूला. तो देखिए सबसे फर्स्ट है ए बेराइट. उसका फॉर्मूला है BaSO4. तो आप देखते ही समझ गए कि ये सल्फेट बेस्ड मिनरल हो गया, सल्फाइड बेस्ड नहीं है. बी गैलेना, PbS, यस इट इज सल्फाइड बेस्ड. Zinc blende, ZnS, yes it is sulfide based. D copper pyrites, it is CuFeS2, yes it is also sulfide based. Hence out of the given minerals only 3 minerals are sulfide based, so your correct answer of this question is 3. Okay students, अब आगे देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट से है, लेकिन उस पर रिडॉक्स का तड़का लगाया गया, जिससे इस क्वेश्चन का लेवल एक मॉडरेट लेवल का हो गया है. बट फिर भी ये अच्छा क्वेश्चन है, जो दो चैप्टर को, दो कंसेप्ट को मिक्स करके बनाया गया. देखिए क्या कहता है ये. Manganese sixth has ability to disproportionate in acidic solution. The difference in the oxidation state of two ions it forms in acidic solution is. यानी आपको यहाँ पे क्या कह रहा है कि मैग्नीज सिक्स्थ जो है वो डिस्प्रोपोर्शनेट होता है एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर, और डिस्प्रोपोर्शनेट होने के बाद दो आयंस बनाता है. उन दोनों आयंस में मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है उसका डिफरेंस कितना है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है 3. अभी कैसे आया, तो पहले हम इक्वेशन देखते हैं कि डिस्प्रपोर्शनेशन से कौन से दो आयन बनते हैं. पहले आपको वो मालूम होना चाहिए. फिर उन दोनों आयन में मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम होनी चाहिए, और फिर उनका डिफरेंस आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. तो देखिए क्या होगा इसका सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन. तो क्या कह रहे हैं हम. मैग्नीज सिक्स इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेट आयन. अब पहले ये पता होना चाहिए कि मैग्नेट आयन के फॉर्म में मैग्नीज सिक्स प्रेजेंट होता है. इट डिस्प्रपोर्शनेट इन न्यूट्रल और एसिडिक सॉल्यूशन टू गिव. अभी कौन से दो आयन बनाता है. पर मैग्नेट आयन MnO4 माइनस एंड MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड. टू स्पीसीज यहाँ बनती है, MnO4 माइनस विच इज कॉल्ड एज पर मैग्नेट आयन, एंड MnO2 विच इज कॉल्ड एज मैग्नीज डाइऑक्साइड. ठीक है. अब इसकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन देखते हैं. बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है. 3MnO4 minus 2 plus 4H plus, it will give 2MnO4 minus plus MnO2 plus 2H2. Here MnO4 minus 2 is called as magnate ion. It is acidic medium H plus ion, and it will give MnO4 minus which is called as permanganate ion, and MnO2 which is called as manganese dioxide. Okay. So the oxidation state of Mn in MnO4 minus क्या होगा, इसको कैलकुलेट करेंगे. ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn in MnO2 क्या होगा, इसको कैलकुलेट करेंगे. फिर ये जो दोनों में ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी उसका डिफरेंस जो होगा वही आपका आंसर होगा. ओके, तो देखिए कैसे अप्रोच करेंगे. तो सबसे पहले आपने क्या किया, MnO4 माइनस के अंदर Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है. तो X हो जाएगा Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट 4,
number of oxygen atoms minus 2 oxidation state of oxygen is equal to minus 1, which is the charge on permanganate ion. तो x minus 8 is equal to minus 1, x is equal to plus 8 minus 1, x is equal to plus 7. ओके, ये आ गया MnO4 के अंदर Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है. इसी तरह से MnO2 के अंदर Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, x is equal to plus 2, x हो गया Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट, 2 है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, माइनस 2 है ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू 0, विच इज द चार्ज ऑन MnO2. इट इज अ न्यूट्रल कंपाउंड, सो चार्ज इज 0. x minus 4 is equal to 0, x is equal to plus 4. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं MnO4 के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट Mn की कितनी आई, प्लस 7, देख सकते हैं यहाँ पे. और इसी तरह से MnO2 के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, प्लस 4, तो 7 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 3. ओके, तो हम क्या कह देंगे, हेंस द डिफरेंस इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn इन द प्रोडक्ट्स दैट इज MnO4 माइनस एंड Mn2 रेस्पेक्टिवली इज 7 माइनस 4, व्हिच कम्स आउट टू बी 3. ओके स्टूडेंट्स, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे बेस्ड क्वेश्चन है. ये ड्यूमा मेथड से नाइट्रोजन के एस्टिमेशन के लिए, और एक तरह से इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है. अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप आराम से इस क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं. तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, देखिए. 0.2 gram of an organic compound was subjected to estimation of nitrogen by Dumas method, in which the volume of N2 evolved at STP was found to be 22.400 ml. The percentage of nitrogen in the compound is. Okay, और साथ में आपको ये भी कह रहा है नियरेस्ट इंटीजर के फॉर्म में आपको आंसर देना है. गिवन है मोलर मास ऑफ N2 कितना होता है, 28 ग्राम पर मोल, और मोलर वॉल्यूम ऑफ N2 एट STP कितना होता है, 22.4 लीटर. अब इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे, क्या इसका आंसर आएगा, तो देखिए ध्यान से. इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 14. अब ये कैसे आया 14, तो इसका एक्सप्लेनेशन देखिए ध्यान से. मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ये क्वेश्चन में गिवन है 0.2 ग्राम. वॉल्यूम ऑफ N2 गैस इवॉल्व्ड एट STP कितना है, 22.4 ml. सो मास ऑफ N2 गैस इवॉल्व कितना आ जाएगा, 22.4, क्योंकि ml में है तो इसको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सो डिवाइड बाय 1000, सो इट कम्स आउट टू बी 10 की पावर माइनस 3. 28 मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन अपॉन 22.4, व्हिच इज मोलर वॉल्यूम एट STP 22.4 लीटर. ओके, सो मास ऑफ N2 गैस इवॉल्व कैसे आ जाएगा, 22.4 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू 28 अपॉन 22.4. ठीक है, इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.028 ग्राम. ये आ गया मास ऑफ नाइट्रोजन. अब परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको कैलकुलेट करना है, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, सो इट विल बी मास ऑफ नाइट्रोजन अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100. मास ऑफ नाइट्रोजन ऑलरेडी आपने ऊपर कैलकुलेट कर दिया है 0.028, और ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास क्वेश्चन में गिवन है 0.2, डिवाइड कर लिया, मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो आंसर आ गया 14. सो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में 14% नाइट्रोजन है एज पर द एस्टिमेशन बाय ड्यूमा मेथड. ओके, चलिए बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की. क्वेश्चन नंबर 9 एक सिंपल क्वेश्चन है. उसके अंदर मतलब मैं इसको इजी की कैटेगरी में रखूंगा, बस आपको आइडिया होना चाहिए प्रोडक्ट क्या बनेगा, कैसे बनेगा. आपके सामने एक अनसैचुरेटेड एल्किल क्लोराइड दे रखा है, जिसकी रिएक्शन आप एक्वस NaOH या NaOH प्लस वाटर से करवा रहे हैं. वहां से आपको मेजर प्रोडक्ट P बताना है. तो पहली बात तो आपको प्रोडक्ट पता होना चाहिए, रिएक्शन पता होनी चाहिए, और फिर उस प्रोडक्ट P के अंदर बताना है नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे. यहाँ पर ज्यादातर स्टूडेंट ये भी गलती कर देते हैं, पाई बॉन्ड्स कैलकुलेट कर लेते हैं. अब एग्जामिनर क्या करता है, कभी तो पाई बॉन्ड्स पूछता है, कभी पाई इलेक्ट्रॉन पूछता है, तो आपको पता होना चाहिए कि वन बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन्स बताना है, तो पहले पाई बॉन्ड कैलकुलेट कर लीजिए और फिर पाई इलेक्ट्रॉन्स अपने आप आ जाएंगे. तो सबसे पहले आपको इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट P बताना है, फिर P की स्ट्रक्चर को देखना है, उसमें बताना है कितने पाई बॉन्ड है, और वहां से आ जाएगा कितने पाई इलेक्ट्रॉन इसके अंदर प्रेजेंट है. ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर और एक्सप्लेनेशन देखते हैं. अब ध्यान से देखिएगा आगे. इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 2. अब कैसे आया, तो उसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं. तो देखिए, द केमिकल रिएक्शन एंड इट्स मेजर प्रोडक्ट इज गिवन एज. इस रिएक्शन का केमिकल इस केमिकल रिएक्शन का जो मेजर प्रोडक्ट होगा P, वो कैसे आएगा देखिए. अब इस रिएक्शन को ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ रहा होगा, NaOH जो है वहां से आपको न्यूक्लियोफाइल OH माइनस मिल जाएगा. ये OH माइनस जो है वो कहाँ आएगा, Cl माइनस को रिप्लेस करेगा और खुद आके जुड़ जाएगा. तो एक तरह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी ये. और यहाँ पर जो रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, तो ये SN2 मैकेनिज्म से इसको फेवर इजीली करेगी रिएक्शन. तो NaOH H2O लेने पर क्लोरीन का रिप्लेसमेंट OH माइनस आयन से इजीली हो जाएगा. तो मेजर प्रोडक्ट आपके पास बनेगा जिसमें क्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन OH से हो गया है. लेकिन ये जो डबल बॉन्ड है ये अनअफेक्टेड रहेगा. अब जब डबल बॉन्ड अनअफेक्टेड रहेगा तो इसके अंदर पाई बॉन्ड कितना हो गया, 1, बिकॉज वन डबल बॉन्ड हैज वन सिग्मा बॉन्ड एंड वन पाई बॉन्ड. तो द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इज 1, बट एग्जामिनर हैज आस्क्ड अबाउट नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स व्हिच इज 2. ओके, अब इसका एक बार थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं. तो क्या कहा मैंने थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन में, इट इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन which occurs by SN2 mechanism at room temperature.
रूम टेम्परेचर पर ये जो रिएक्शन है वो SN2 मैकेनिज्म से होगी, जो कि एक तरह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का पार्ट है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद SN2 मैकेनिज्म रूम टेम्परेचर पे ये ऊपर वाली रिएक्शन होगी, जिससे प्रोडक्ट P बन जाएगा, जो कि रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट है। तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द मेजर प्रोडक्ट P is 2 and the number of pi bonds is 1. नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इज 1 है, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इज 2। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 10 आ गए हम इस पेपर के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10, जो कि सेक्शन बी का न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप इंटीजर टाइप क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। बायोमोलिक्यूल चैप्टर से है, थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन है, क्योंकि मैथ्स वाले जनरली इस चैप्टर से वैसे ही डरते हैं इस क्वेश्चन से कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे, बायोलॉजी बेस्ड ये चैप्टर है। बट फिर भी अगर आप इस क्वेश्चन के लेवल की बात करें तो मॉडरेट क्वेश्चन है, थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएं तो इसको आप कर सकते हैं। डिफिकल्ट नहीं कहेंगे इसको, ईजी भी नहीं कहेंगे। ओके, तो देखिए कैसे बात करें, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है पहले तो उसको समझें। इन एलेनिन, ग्लाइसिल, ल्यूसिल, एलेनिन और वेलिन द नंबर ऑफ पेप्टाइड लिंकेजेज। तो एक सीक्वेंस आपको यहाँ पे दे रखी है, इसके अंदर आपको बताना है पेप्टाइड लिंकेज कितने हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 4। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पेप्टाइड लिंकेज अमीनो एसिड्स के बीच में बनते हैं, और अमीनो एसिड्स कितने हैं इसके अंदर पहले वो पता हो, और फिर उसके बीच में पेप्टाइड लिंकेज कितने हैं वो पता हो, ये जो गिवन स्ट्रक्चर है वो कौन सी कैटेगरी का पेप्टाइड है ये पता हो, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर इजीली दे पाएंगे। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन, जिससे हमको समझ में आएगा कि इसके अंदर आंसर क्या है 4। तो क्या कहा हमने, द अबव गिवन सीक्वेंस रिप्रेजेंट्स अ पेंटापेप्टाइड। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, पेंटापेप्टाइड के अंदर विच हैव 5 अमीनो एसिड्स। जितने अमीनो एसिड होंगे उस कैटेगरी का वो पेप्टाइड चेन हो जाएगी। तो यहाँ पे कितने अमीनो एसिड्स हैं, 5 अमीनो एसिड्स हैं, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, पेंटापेप्टाइड। 5 अमीनो एसिड्स कौन कौन से हैं, एलेनिन, ग्लाइसिल, ल्यूसिल, एलेनिन और वेलिन। ये एक तरह से 5 अमीनो एसिड्स की पेंटापेप्टाइड चेन हो गई। अब आपको पता होना चाहिए दो अमीनो एसिड के बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे जो सीक्वेंस दे रखी है उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, 5 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट है, तो 4 पेप्टाइड लिंकेज यहाँ पे हो जाएंगे। फर्स्ट पेप्टाइड लिंकेज, सेकंड पेप्टाइड लिंकेज, थर्ड पेप्टाइड लिंकेज और फोर्थ पेप्टाइड लिंकेज। तो इस पूरी पेंटा पेप्टाइड चेन के अंदर टोटल 4 पेप्टाइड लिंकेज प्रेजेंट हैं। तो आपको क्या कंसेप्ट याद रखना है कि जितने अमीनो एसिड्स अटैच हैं उस कैटेगरी का वो पेंटापेप्टाइड हो जाएगा, और दो अमीनो एसिड के बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड लिंकेज होता है। तो यहाँ पे 5 अमीनो एसिड है, तो 5 माइनस 1, 4 पेप्टाइड लिंकेज यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपने देखा कि बीसीए बोहरा केमिस्ट्री एकेडमी पर हमने इस जेई मेन 24 जून 2022 के इवनिंग शिफ्ट के पेपर का पूरा सॉल्यूशन देखा। सेक्शन ए 1 से लेके 20 तक एमसीक्यूज, और सेक्शन बी न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन, इंटीजर टाइप क्वेश्चन 1 से लेके 10 तक, पूरे 30 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हमने देखा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझा पाऊं, एक एक क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल, उसका आंसर्स, उसका सॉल्यूशन, उसका एक्सप्लेनेशन आपको दे पाऊं। फिर भी अगर आपको कोई बात, कोई कंसेप्ट नहीं समझ में आया हो, या आप इसी तरह के कोई और क्वेश्चन हमसे पूछना चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन में जरूर रिप्लाई कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।